दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी चित्रकला संस्थान में और आप तमाम लोग जानते हैं कि 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में हमने सोचा है कि कुछ महिलाओं से आपको रूबरू करवाएं ताकि आप तमाम लोग जान सकें कि आज की महिलाएं जो है वो किस किस तरह का काम कर रही है और किस लेवल का काम कर रही हैं। चूँकि हम मधुबनी में हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो एक एग्ज़ाम्पल है वो मधुबनी पेंटिंग है और इस पेंटिंग को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने में इस ज़िले की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ डॉक्टर रानी झा जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। खुद एक पीएचडी स्कॉलर हैं, कहा सकता है पीएचडी करके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। बच्चों को, बच्चियों को पेंटिंग सिखा रही हैं, मिथिला पेंटिंग की तमाम जो कहा सकता है कि उसके जितने स्कोप हैं, वो तमाम चीज़ों को बता रही हैं। रानी झा जी से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे आज ये एक संस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। सबको मेरा प्रणाम। रानी झा जी आपसे जो चीज़ जानना चाहूँगा वो ये कि किस तरह से जो है मिथिला पेंटिंग में, क्योंकि एक तो मिथिला चित्रकला संस्थान अपने आप में अब एक बड़ा इतिहास रचने वाला है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में जब बच्चे किताब पढ़ेंगे, नई नस्ल के बच्चे, तो वो इस चित्रकला संस्थान को भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो शिक्षिकाएं हैं, जो शिक्षक हैं, वो वाकई काबिल तारीफ हैं कि आधे से ज़्यादा तो नेशनल अवार्डी हैं जिन्हें पद्म श्री जैसा अवार्ड मिला हुआ है। और तमाम लोग कहीं न कहीं राज्य स्तर पे तो कोई नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड पा चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा रोल है। आपकी यहाँ पर आप पहुँची हैं, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची? कहाँ से शुरुआत हुई? पेंटिंग से कैसे आपका रिश्ता जुड़ा? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम हमारे देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दे रही हूँ। और अगर आप सफ़र की बात करते हैं कि मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं जिस पर मेरी जो परवरिश हुई, वो जिस माहौल में हुआ उसमें वो एक इंटेलेक्चुअल वातावरण था, अच्छा। बौद्धिक था, और जहाँ शिक्षा भी थी और कला भी थी। क्योंकि मेरी दादी भी बहुत अच्छी कलाकार थी। मेरे फादर भी एक डॉक्टर होने के बावजूद वो भी पेंटिंग बनाते थे। तकरीबन मुझे लगता है उन दिनों, आज से 70-80 साल पहले या बाद के दिनों में भी दीवारों पर चित्र रचे जा रहे थे, भूमि चित्र बन रहे थे। पट्ट चित्र की उतनी परंपरा यहाँ नहीं थी। इसको बाजार में नहीं उतारा गया था, लेकिन ये चीज़ें बन रही थी। अगर हम कहेंगे कि अगर ये क्रेडिट हम लोग लाए हैं, तो नहीं, ये बात नहीं है। हमारी पुरखिन महिलाएं जो थी, वो उन्होंने इसको जिंदा रखा, तब तो हमने इसको पहुंच पाया। अगर वो लोग नहीं रखती तो हम कैसे जान पाते कि हमारे यहाँ इतनी समृद्ध कला है। तो मैं बचपन से ही इसमें मुझे इंटरेस्ट था और मैं बनाती थी। मेरे तमाम जो नोटबुक होते थे वो चित्रों से भरे होते थे। आखिरी के सारे पन्ने रंग देते थे। हाँ, रंग देते थे। और एक्चुअली था क्या कि पढ़ाई भी करनी थी, और मेरी पढ़ाई, आप कहिएगा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था तो लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छूट देता था। ऐसी बात नहीं थी। वहाँ भी था कि ठीक है, पढ़ाई लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए एक सीमा तक ही चिट्ठी लिखने के लिए आ जाना चाहिए। रामायण महाभारत वाली बात कि वो पढ़ना आ जाना चाहिए, बस वही तक। लेकिन मेरे फादर थोड़ा प्रगतिशील थे उस मामले में, और उन्होंने मुझे, और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक, मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक स्कूल कॉलेजेस थे, इसलिए मैं पढ़ पाई। अदरवाइज मेरे गार्जियन मुझे बाहर पढ़ने के लिए शादी से पहले नहीं भेज सकते थे। और मैंने मैट्रिकुलेशन किया, शादी हुई, फिर उसके बाद मैं ससुराल की ओर से फिर मगध महिला कॉलेज में भी गई, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद आपको मास्टर किया। मास्टर मैंने सेवा मिथिला में काम करने के दौरान किया। और चित्र की जो मेरी शुरुआत हुई प्रोफेशनली या मार्केटिंग के लिहाज से, तो वो मुझे लगता है जब मैं सेवा मिथिला में काम कर रही थी, और वहाँ जब मैंने बहुत सारे कलाकारों को काम करते हुए देखा था, जिसमें हमारी पद्मश्री दुलारी देवी भी होती थी, पद्मश्री बुआ देवी जी भी होती थी, बहुत सारे कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकारों का सानिध्य मुझे मिला। और उनकी प्रेरणा पाकर मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए।
और दरअसल आपके अंदर की जो क्षमताएं होती हैं आपको कभी कभी पता नहीं चलती हैं, लेकिन जब परिस्थितियां आपको कभी कभी प्रतिकूल ले जाती हैं तो आपकी क्षमता को बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो यही बात मेरे साथ भी हुई। एनजीओ में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, ये सब जानते हैं। और मेरे तब तक 3 छोटे छोटे बच्चे हो गए थे, मेरी अपनी भी पढ़ाई, बच्चों को भी पढ़ाना था, तो पैसों की समस्या आई। हस्बैंड छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे लेकिन उससे बन नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे अंदर तो वो है और इसमें मुझे मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ फिर से इस कला को लाने के लिए सामने। एक तो मेरी परिस्थिति और दूसरी थी वो बीना झा, जो मेरी चाची लगती थी, CS झा की पत्नी, CS झा चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर ECCL। तो उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि नहीं, आपके अंदर वो चीज़ है तो क्यों नहीं इसे करती हैं, इससे पैसे मिलेंगे आपको। तो फिर मैं उनसे इंस्पायर हुई और फिर मैंने इस तरफ अपना रुख मोड़ दिया। 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। पहले तो अपना काम जो मैं करती थी जहाँ संस्था में, और दूसरा कि लिखना और पेंटिंग करना। और मैंने बहुत सारे केस स्टडी सेवा मिथिला में लिखे हैं। एक महिलाओं की जो कहानी है, केस स्टडी को उनके लाइफ के बारे में लिखा है। 61 केस स्टडीज़ मैंने किया और उसको मैंने लिखा। और वो ही मेरा उन की जो कहानियाँ थी उसमें जो मैंने महिलाओं के दर्द को देखा, अनुभव किया, वो मेरे पेंटिंग में कहीं ना कहीं आया। ये जितने भी केस स्टडी आपने लिखे, जो 61 केस स्टडी, वो सच के आधार पर सच के आधार पर थे और जो जिनसे मैं रूबरू हो रही थी। आपने कहते हैं ना कि मेरा गम कितना कम है, मेरे पास बस आर्थिक समस्या आ रही थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। चाहती तो मैं भी ससुराल में रह के अपना खाती पीती, भगवान ने इतना दिया था कि मैं खा पी के अपना जीवन गुजार लेती, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। मैं एक क्रांतिकारी पिता की बेटी थी, सोशलिस्ट पिता की बेटी थी, मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने इस तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो वो जो कहानियाँ मैंने लिखी उसमें मैंने जो दर्द देखा महिलाओं का, गांव से स्त्रियाँ आती थी, रिजेक्टेड वाइफ्स, बिना तलाक के पति द्वारा त्यागी गई वाइफ्स, यंग विडोज, जो उनकी जो दुख दर्द भरी कहानियाँ थी, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई। और इसलिए मैंने वुमेन्स इश्यूज पर मैक्सिमम पेंटिंग्स मैंने बनाया। जो मेरे अंदर उनको देख के जो खलबली मचती थी, उनको मैं चित्रों में उतारती थी और वो उसका रिफ्लेक्शन हमारे चित्रों में आप देख सकते हैं। मैंने एबॉर्शन क्लिनिक बनाया, उसके बाद ये पलायन पर बनाया कि कैसे मर्द चले जाते हैं पैसों के अभाव में, जब घर में दिक्कत होने लगता है तो जवान पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाने की उनकी मजबूरी हो जाती है। उस समय क्या सिचुएशन बनता है परिवार में, तो उन चित्रों को भी मैंने बनाया। और वो चित्र अभी एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन न्यू जर्सी में है। कहाँ है? एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन न्यू जर्सी। अच्छा। ऐसे अगर जैसे कि आपने अलग अलग केस स्टडी देखा और तमाम चीज़ों को आपने जो है पेंटिंग में बनाने की कोशिश की, इन चीज़ों को अगर आम आदमी जानना चाहे कि क्या केस स्टडी थी, पढ़ना चाहे, तो क्या उनको कोई उनके पास कोई रास्ता है कि आपकी केस स्टडी को समझा जा सके, पढ़ा जा सके कहीं से? आप मेरे चित्रों में उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं आपके चित्र? मेरे चित्र हैं एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन के पास, बहुत मेरा कलेक्शन है। अच्छा। और दूसरा दौर आया जब मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट मधुबनी में है, जहाँ डेविड सैंटन, पीटर जिर्नेस, सुजन वाडले, परमेश्वर झा, कौशिक जी, सब मिलके ये लोग चला रहे थे वहाँ। तो उन्होंने बतौर टीचर मुझे उन्होंने, जब मैंने 1-2 पेंटिंग उन्होंने मेरा देखा तो उनको मेरा एक विजन जो था वो नया, पता नहीं उनको कुछ लगा, तो उन्होंने मुझे मेरी पेंटिंग्स भी खरीद ली और मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे यहाँ टीचर बन जाइए। जो ठीक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग तो चाहिए ही चाहिए, जो इसकी मौलिकता है मिथिला पेंटिंग की, लेकिन उसके साथ अगर कंटेम्पररी इश्यूज पर भी आप बना सकती हैं तो आप बनाती हैं
तो ये विज़न हमारे स्टूडेंट्स को भी मिलने चाहिए, लोगों में जाने चाहिए मैसेज, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और तकरीबन 10 सालों तक वहाँ शिक्षिका रही, मतलब टीचर मैंने काम किया। और उसी दौरान मुझे सत्यमेव जयते से आमिर खान का फ़ोन आया कि एबॉर्शन क्लिनिक जो मैंने बनाया था उनका वो एपिसोड चल रहा था। तो मैंने उसमें उस पेंटिंग को उन्होंने दिखाया है और वो वहाँ मैं जा नहीं सकी क्योंकि मुझे अमेरिका जाना था। अच्छा। उसी दिन मुझे मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं बम्बई पहुँच नहीं सकी, तो ऑनलाइन ही मेरी बातचीत हुई और उसको दिखाया गया, जो अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैं सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी गई, मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट के सौजन्य से ही मैं वहाँ गई। 1 महीने, तकरीबन 1 महीने में वहाँ रही। वहाँ मैंने अपने आर्ट के बारे में, अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताया। दरअसल यहाँ क्या होता है कि मिथिला पेंटिंग करने वालियों को लोग बेचारी समझ लेते हैं कि कुछ नहीं आता है तो मिथिला पेंट क्या करेगी। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले हमें बेचारी समझा जाता था। जैसे चरखा के समय में कि क्या करेगी, कुछ नहीं है तो चरखा काट के दिन बिता लेगी, बाल बच्चों को पोस लेगी। तो वो बेचारीपन से मुझे उबरना था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टरेट करना है। और बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ मेरे साथ थी। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी बेटी ग्रेजुएशन में थी, एक बेटा आईएससी में था, एक मैट्रिकुलेशन कर रहा था। और उन दिनों मैंने ऑफिस को संभालते हुए, घर का काम करते हुए, और तब मैंने ये डॉक्टरेट लिया। कब, किस ईयर में आपने किया पीएचडी? रजिस्ट्रेशन मेरा 2005 में हुआ और डिग्री अवार्ड हुआ मेरा नवंबर 2010। चलिए, तो मतलब आपने बहुत बाद में जाकर के, मुझे लगता है, बहुत बाद में, मैंने 79 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया और 2010 में आकर के पीएचडी की। एक लंबा सफ़र रहा, लेकिन मेरी भी जिद थी कि मेरे फादर के आगे अगर डॉक्टर लगा है तो मैं भी अपने नाम के आगे लगाना चाहूँगी। तो आप मेरे चित्रों में, ये चित्र मैंने अपने बच्चों से बनवाया है, इसमें आप देख सकते हैं जनक की फुलवारी है। तो हमारी जो प्रेरणा आप कहेंगे तो सबसे पहले तो मेरी अपनी दादी, उसके बाद मेरी चाची बीना झा, और उसके बाद ये तमाम महिलाएं जैसे बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, तमाम जितनी सारी महिलाएं हैं, दुलारी देवी, जितनी भी हैं, सब मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। और मैंने सबसे कुछ न कुछ सीखा है और सीखती रहूँगी। गोदावरी दत्त, महासुंदरी देवी, कर्पूरी देवी जी, ये सारी महिलाएं मेरी प्रेरणा रही हैं। मैं सबका सम्मान करती हूँ और सफ़र जारी है अभी। स्टेट अवार्ड मिल चुका है, स्टेट अवार्ड मिल चुका है और अन्य संस्थाओं ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं। मुझे लगता है कि तकरीबन 10-15 सम्मान मुझे मिल चुके हैं, लेकिन अभी सम्मान मिलने बाकी है। जो मेरा सफ़र चल रहा है उसमें सौभाग्य मेरा भी कहीं ना कहीं आएगा ही। ऐसा दिन आएगा जब मुझे ये कुछ जो मैं चाहती हूँ, जो एक कलाकार को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। और आप मेरे चित्रों में ट्रेडिशन भी देख सकते हैं और उसको लेते हुए मैं अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं छोड़ती हूँ। उस ट्रेडिशन से क्या क्या, कैसे हम इंस्पायर हो सकते हैं और क्या क्या थीम लेकर के कंटेम्परेरी इशूज़ पर हम उसको दिखा सकते हैं, ये चीज़ें मैं मेरी पेंटिंग में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रानी झा जी हैं और इन्होंने जो बातें बताई है, आपने 2 अलग अलग केस देखे। जिस तरह से रानी झा जी ने बताया कि वो स्टडी केस की बात कर रही थी, 61 केसेस, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस देखे। 2 तो हमारी दुलारी देवी जी थी, उनसे पहले हमारी बउआ देवी जी से बातचीत हुई, और एक हमारे साथ अभी रानी झा जी हैं। इन तीनों केस को अगर आप देखेंगे तो एक केस आपको यहाँ पर जो समझ आ रहा होगा, इसमें एजुकेशन का एक बड़ा रोल रहा। मैडम ने शुरुआती दौर से एजुकेशन को पाने की चाहत रखी और इन्होंने एक तरफ, एक हाथ में अगर शिक्षा ग्रहण करने का सोचा तो दूसरी तरफ इन्होंने कला, जो कि एक बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। पेंटिंग, कहते हैं कि आपके पास एक कला होनी चाहिए,
नेता बनने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपको एक कहा सकता है कि चित्रकार बनने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है, लेकिन जो वक्त है और चूँकि कंटेम्प्रेरी वक्त की बात होती है और जब बात होती है समय के साथ चलने की, तो आज एजुकेशन का एक अहम रोल है। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जो महिला समझिए कि 78 के आसपास आपने किया मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद सोचिए कि 78 के बाद 22 साल आप उधर ले रही हैं। उसके बाद आप इधर देखिए, अगर 10 साल, लगभग 32 सालों के बाद जो है ये पीएचडी होल्ड करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यकीनन इस तरह की जब कहानियाँ सामने आती है तो लगता है कि जीवन में कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। अगर इंसान चाहता है तो एक उम्र के अरसे के बाद, एक अरसे के बाद लगातार लोगों का लगन रहे। यही बात है कि यही हिंदुस्तान है जहाँ देखा जाता है कि खुद की बेटी भी नीट का एग्ज़ाम दे रही है और बाप भी बैठ करके साथ में नीट का परीक्षा देता है, ताकि बेटी को भी मोटिवेशन रहे और ख़ुद भी एक वो जो ख्वाब छूट गया कि हमने नहीं दिया था तो हम भी दे दें। तो इसी तरह आप तमाम लोगों को ज़रूरत है कि एक प्रेरणा लीजिए, और रानी झा जी जो काम कर रही हैं वो वाकई बेमिसाल है, और इन तरह के काम करने की ज़रूरत है, ऐसे काम करने की ज़रूरत है। गाँव की 61 महिलाओं की कहानियाँ जो है, उस कहानियों को अगर आप जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको लगे कि वो भारत की लगभग 61 करोड़ महिलाओं की कहानियाँ हैं, और वही कहानी इन्होंने समझी, जानी, और उन्होंने पेंटिंग पे, चित्रकला पर उसे दिखाने की कोशिश की, ताकि हर वो इंसान जो वाकई इल्म से कहते हैं ना कि एजुकेशन उसके पास नहीं है कि वो अंग्रेज़ी के 2 अक्षर पढ़ सके या हिंदी के 2 अक्षर पढ़ सके, लेकिन देखना तो सबको आता है, और देख करके जब कहानियाँ लोगों को समझ आती है तो उन्हें लगता है कि देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, और कैसे कैसे उनके साथ क्या कुछ कहानियाँ हैं। तो इन कहानियों को आपको भी समझने की ज़रूरत है, और उन कहानियों को अगर आप समझेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे आप उन कहानियों से सीख ले करके आज के इस मौजूदा वक्त में कामयाबी की तमाम शिखर को पार कर सके। आज हमारे साथ रानी झा जी थी, हमने उनसे बातचीत की। आप तमाम लोग इनसे जो है सीखिए, और अभी ये स्टेट अवार्डी हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जिस तरह का काम इन्होंने किया है, आने वाला वक्त इन्हीं का है, और आने वाले वक्त में जो नेशनल्स अवार्ड हैं वो अवार्ड भी इन्हें ज़रूर मिलेगा। और फिर इनसे सीखने का मौका तो अभी भी है, और आने वाले वक्त में जैसे जैसे रानी झा जी आगे बढ़ेंगी, इनके जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इनसे सीख हासिल करेंगे, और फिर नई नस्लें जो हैं संवरेगी, और फिर उन्हें भी ज़िला स्तरीय अवार्ड से लेकर के आने वाले वक्त में नेशनल क्या इंटरनेशनल अवार्ड तक मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने के लिए।